जिंदगी जिंदगी पार्ट 26। ये हमने एक अलग से शुरू किया जिसमें बिल्कुल निजी जिंदगी के जो हकीकी वाक़े हैं उन पर बात होती है। तो आज का जो वाक़या है वो सच्चा वाक़या है, सुनने मज़ेदार है, शानदार है। जुलाई अगस्त का महीना था 1994 में। मैं अपनी माँ के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा। ये हम पहुँचे, ये असर की नमाज के आसपास का वक्त था। पहुँचने पर सभी बहुत खुश थे। ये मेरी माँ के तरफ के लोग थे। हमारे पहुँचने पर बहुत खुश हुए। कुछ ही देर में नाश्ते का बंदोबस्त हुआ। और उसके बाद उनका बेटा, जो कि मुझसे छोटा था, उम्र में कम था, मुझे अपने साथ लेकर के अपने मकान की छत पर पहुंचा, जहां एक दरी के ऊपर चादर बिछाकर कोई खातून बैठी हुई थी। वहाँ हम दोनों जाकर के बैठ गए और आपस में ऐसे ही बातें करने लगे। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। अब हम तीनों आपस में बातें कर रहे हैं। पहली मर्तबा मुलाकात है। कुछ देर के बाद जो खातून थी वो मुझसे बोली, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? तब मैंने बताया मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। इकोनॉमिक्स में मेरा सब्जेक्ट था। कहाँ से किया है? तो मैंने बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। AMU अपने आप में बहुत बड़ा नाम है दुनिया भर में। यह नाम सुनने के बाद अक्सर लोग थोड़ा झेप जाते हैं। वो ये समझते हैं कि यहाँ का कोई स्टूडेंट है तो बहुत काबिल होगा। तो मैं ये देख रहा था, महसूस कर रहा था कि वो जो खातून थी वो भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थी कि जैसे मैं बहुत कोई काबिल आदमी हूँ, काबिल शख्स हूँ। खैर, हम लोग बैठे रहे। शाम का वक्त था, असर की नमाज के बाद का। आसमान में बहुत सारी पतंगें उड़ रही थी। मैंने उनसे पूछा, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? तो उसने बताया लड़की ने दर्जा 12वीं। तो मेरे अंदर थोड़ा और कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, क्योंकि मैं तो ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। अब हम बैठे हुए हैं, ऐसी ही बात हो रही है। माहौल की, आपके यहाँ चीज़ें कैसी होती हैं, ये तमाम चीज़ें जैसा होती हैं लोग बात करते हैं, वो बातें हो रही हैं। वो लड़की मुझसे पूछ बैठी, आपकी मशगूलियात क्या हैं? मेरी उर्दू बहुत ही ख़राब है। वो ख़राब इसलिए है कि 5वीं क्लास तक
गांव के स्कूलों में पढ़ना हुआ, जहाँ उर्दू थी ही नहीं। छठी क्लास में ऐसे स्कूलों में पढ़ना हुआ जहाँ उर्दू तो थी मगर कोई पढ़ाता ही नहीं था। 7वीं क्लास में उर्दू से कोई वास्ता ही नहीं था। तो ये मेरी उर्दू बड़ी ख़राब रही। अब ये मशगूलियात क्या होता मुझे नहीं मालूम था। मैं सोच में पड़ गया। मैंने सवाल उसी लड़की से किया, आपकी क्या मशगूलियात हैं? तो वो मुझसे बोली, शेर व शायरी, लिखना, फिल्में देखना और घूमने जाना। अब मेरी समझ में ये तो आ चुका था कि मशगूलियात का मतलब आपके शौक़ या हॉबीज़। तो मैंने उसको बोला कि मेरी मशगूलियात हैं कुश्ती लड़ना, घुड़सवारी करना, तैराकी करना और पतंग उड़ाना। क्योंकि पतंगें आसमान में उड़ रही थी तो उसने अपने भाई से, जो मुझे लेकर के ऊपर आया था, उसको कहा वो नीचे से जा कर के पतंग की डोर की चरखी और पतंग लेकर के ऊपर आ गया। अच्छा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे पतंग के कन्ने वन्ने बांधने आते थे। वो मैंने बांधे और पतंग उड़ा दी। और जो पतंगें उड़ रही थी उससे मैंने पेच लड़ाई और कई पतंगें इत्तेफाक से, वो जो मांझा होता है वो अच्छा रहा होगा, उसमें मेरी कोई काबिलियत शामिल नहीं थी। मांझा अच्छा रहा होगा, पतंगें कट गई। तो मेरा एक जो ये होता है ना कि हाँ ये कोई अच्छे, तो ये हुआ कि अच्छा पतंग उड़ाना जानता है। शाम हो गई, मगरिब का वक्त हो गया। मैंने अपनी पतंग को खींच के उतार लिया नीचे और हम लोग बैठ कर के बातें करने लगे। तो मैंने उस खातून से, जो दर्जा 12वीं जिसने बताया था, मैंने तालीम हासिल की है, क्योंकि उसने कहा था मेरी जो मशगूलियात हैं उसमें लिखना पढ़ना, ये शायरी। तो मैंने उससे कहा कि आपने कहा कि शेर व शायरी वगैरह, तो कोई शेर वगैरह सुनाओ। तो मुझसे बोली तो मैं लिखती हूँ और ये मेरी डायरी है। और ये डायरी मैं किसी को देती नहीं, आपको दे रही हूँ, आप पढ़ लो। अब फिर मसला फंस गया, क्योंकि मेरी तो उर्दू बहुत ही ख़राब थी। कितनी ख़राब थी वो भी समझ लें आप। 10+2 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, PCM से हो गया। उर्दू भी हमारे पास थी। तो एक दिन हम क्लास नहीं जाते थे उर्दू की, मगर एक दिन जा पहुँचे। ये क्लास उर्दू की होती थी 4:05 पर शाम को, और शाम के 5 बजे तक 55 मिनट का पीरियड हुआ करता था। तो मेरा दोपहर के वक्त ही 1:30 बजे से 2:30 बजे तक जो ब्रेक होता था,
उसमें ये अपने दोस्तों से तय हो गया था कि शाम को आज क्लास करेंगे उर्दू की, तो तुम भी आना और तुम भी आना और तुम भी आना। तो हम पहुंच गए सभी दोस्त, और उर्दू के पीरियड में क्लास में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं। असद यार खां, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मुझे नाम याद है और शायद वो सही भी है, असद यार खां हमको उर्दू पढ़ाते थे। वो क्लास में आई, अटेंडेंस ली, और उसके बाद उससे पहले असद यार खान ने अटेंडेंस ली, उससे पहले का और बता देता हूँ। दाहिने हाथ से जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसमें 2-3-4 लोग और बैठे हुए थे। उसके बाद मैं था फ्रंट लाइन में, क्योंकि मैं तो ऐसे ही जाता था, मुझे क्लास से कोई वास्ता नहीं था, बस ऐसी अटेंडेंस के लिए मैं था। और मेरे साथ अरे अच्छे दोस्त फरीद अहमद, और फिर रियाज, और फिर हसन मुस्तफ़ा रिजवी। ये बहुत, हम 3-4 लोगों की बड़ी शानदार दोस्ती थी आपस में। हसन के फादर एसएसपी एटा, एसएसपी लखनऊ वगैरह रहे, बड़े अधिकारी थे भारत सरकार के। लेकिन हसन को देख करके कोई नहीं कह सकता था इनके फादर इतने बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि हसन बहुत ही सिंपल नॉर्मल, किसी को जानकारी नहीं थी, हम 3-4 दोस्तों के अलावा, कि हसन के फादर क्या हैं। असद यार खां साहब जो हमारे टीचर थे उर्दू के, उन्होंने एक एक करके दाएं हाथ की तरफ से स्टूडेंट्स को खड़ा किया और सबक उनसे कहा, अब पढ़िए। एक ने पढ़ा, 2 ने पढ़ा, 3 ने पढ़ा, और फिर मेरा नंबर आ गया। मैं भी खड़ा हुआ पढ़ने के लिए। सबक का नाम था गुलबानो। मैंने पढ़ना शुरू किया, जो मुझे अभी तक बिल्कुल वैसे ही कोड अनकोड याद है। जैसे ही गुलबानो ने 16वें साल में कदम रखा, मर्दों ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। अब टीचर ने मुझे रोका, फिर कहा दोबारा पढ़ो। तो मैंने फिर से पढ़ा। जैसे ही गुलबानो ने 16वें बरस में कदम रखा, मर्दों ने उससे गुदगुदाना शुरू कर दिया। असद यार खां साहब ने फिर कहा, फिर से पढ़ो। मैंने फिर वही पढ़ दिया कि जैसे ही गुलबानो ने 16वें बरस में कदम रखा, मर्दों ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ बड़ी हकारत की नज़रों से देखा और कहा, बैठ जाओ बदतमीज। तो मैं बैठ गया था। फिर मेरे बाद रियाज अहमद, ये बिहार का मेरा अपना दोस्त था, बहुत शानदार वाला दोस्त था, पुरुलिया पता नहीं कौन सी जगह का। उसके बाद फिर कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, उससे आज तक नहीं हुई। ग्रेजुएशन के बाद इसने इंजीनियरिंग की थी एमयू से, कहाँ चला गया पता नहीं, तो न जाने किस जहाँ में खो गई। ऐसे ही होता रहा। उसे खड़ा किया, उसने पढ़ा। अब सुनिए आप क्या पढ़ा उसने। मैंने जो पढ़ा वो तो आपको होता है, लेकिन रियाज ने क्या पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही गुलबानो ने 16वें बरस में कदम रखा, मुरादों ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। मुरादों को मैं बार बार मर्दों को पढ़ा जा रहा था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी उर्दू न तब अच्छी थी ना अब अच्छी है, जबकि आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो जो खातून थी, उन्होंने मुझे अपनी डायरी
थमा दी और कहा कि जो मैंने लिखा वो इसमें है, आप पढ़ लीजिए। अब चूंकि मेरी उर्दू अच्छी नहीं थी तो मैं क्या पढ़ूँ उसमें से, मैं अपना लिखा हुआ खुद नहीं पढ़ पाता हूँ। हिंदी और इंग्लिश ठीक है, मगर उर्दू मेरी बड़ी ख़राब है। और इंग्लिश में भी जो मैं लिखता हूँ तो मेरा लिखा हुआ दूसरा कोई आसानी से नहीं पढ़ पाता है। हमें सेकेंड ईयर की बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे मन्नान साहब, AMU इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मन्नान साहब। एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में मैंने 4 कॉपी भरी, 48 डायग्राम बनाए और सबकी हिस्ट्री लिख डाली। इकोनॉमिक्स में इतना लिखना और डायग्राम बनाना मुश्किल काम होता है। मन्नान साहब ने उसको बुलाया चैम्बर में, जब वो कॉपी उन्होंने चेक की तो बोले तो तुमने ये किससे लिखवाया? मैंने कहा मैंने लिखा है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, 4 कॉपी तुमने भर दी है? मैंने सर मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, रफ्तार बहुत तेज़ है, चलता ही बहुत तेज़ हूँ, जो हकीकत है वो, और जब लिखता हूँ तो बहुत तेज़ है वो भी। पर अपना लिखा हुआ खुद नहीं पढ़ पाता हूँ। ये अन्ना हज़ारे का नाम आपने सुना होगा, एक बैड एलिमेंट भारत में अन्ना हज़ारे नाम का हुआ, जिसको भारत के मीडिया ने दूसरा गांधी नाम दिया। वो 12-14 दिन अनशन पे बैठा, भूख हड़ताल में बैठा, मैं उससे ज़्यादा बैठ सकता हूँ जी। भूखे और प्यासे रहने का मुझको बड़ा अनुभव है, और पैदल चलने का। कोई मुझसे कहे हम दिल्ली चलें तो मैं उसके साथ उसी वक्त कह दूंगा चलते हैं, और ये कहे चेन्नई चलना है तो मैं उससे भी कह दूंगा चल रहे हैं अभी। बात मुमकिन है राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की 4000 किलोमीटर की, तो वो मैं 4-5 हज़ार 10,000 किलोमीटर कभी भी पैदल चल सकता हूँ। ऐसा मैंने खुद को तैयार किया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मगर मैंने तैयार किया खुद को। बात कहीं के कहीं पहुंच रही है, मगर फालतू में जब बात करते हैं, ऐसे ही जब बात करते हैं तो बात कर लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। खातून ने मुझको डायरी दी थी पढ़ें, लेकिन मैं उर्दू ठीक से नहीं पढ़ पाता था। कुछ अशार पढ़ने की कोशिश की और फिर नहीं पढ़ पाया। चलें खैर, ये ख़त्म हुआ। रात का खाना खाया सबने साथ। खाना खाने के बाद कहा कि इन्हें ऊपर कमरे में ले जाओ सोने के लिए, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। बड़े लोग थे वो, इनके हम घर गए थे। तो वो खातून मुझे लेकर के ऊपर पहुंची एक रूम में। अब ये इतने मोटे गद्दे थे कि जिस पर बैठने के बाद मैं आधा अंदर घुस जाता था, और ऐसे गद्दों पे लेटने का मुझे कभी नसीब नहीं हुआ था। हम तो सन की बुनी हुई चारपाई पर ज़मीन पर सोते सोते अभी तक ऐसे ही चलता रहा था।
ये इतने मोटे गद्दे, बैठने पर आधा इंसान अंदर घुस जाए। तो वहाँ वो खातून भी बैठ गई बराबर थोड़ी कुर्सी पर, और सरहाने एक टेप रिकॉर्डर बड़ा कीमती सा रखा हुआ था। ये रात के 10 बजे के बाद की लगभग बात होगी। और खातून मुझसे बोली, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? तो मैंने ऐसे ही गुलाम अली या जगजीत सिंह, तो उसने कैसेट निकाली जगजीत सिंह की, वो लगा दी सब बजने के लिए, और वो बजती रही। अब एक जगह कोई थी तो उसने रोका, फिर प्ले किया और मुझसे कहा सुनिए। तो मैंने सुना, तो वो शेर कोड अनकोड मुझे याद है आज तक था। फासला नज़रों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ाकर देखो। और उसने फिर टेप रिकॉर्ड ऑफ कर दिया। और मुझसे वो खातून बोली, अगर मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊं तो यहाँ से शुरू होती है असल दास्तान। मेरे पैरों के नीचे जो ज़मीन थी वो निकल चुकी थी तब, उसकी अल्फाज सुनने के बाद। क्योंकि हम गांव देहात और अजीब माहौल में पले बड़े, उसी माहौल में परवरिश हुई थी, और इन चीज़ों से कोई वाक़फ़ियत नहीं थी। और वो खातून फरमा रही हैं कि मैं अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊं तो मैंने उससे कहा, अम्मी से पूछ लेना नीचे हैं, क्योंकि तब मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। तब मैंने उससे सीधा जवाब दिया कि मेरी अम्मी से पूछ लेना, वो बता देंगी क्या। खैर वो कुछ देर और वहाँ मौजूद रहीं और चली गई। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजे की चरखनी अंदर से बंद की, जगजीत सिंह की का जो बज रहा था उसको बंद किया। अब चूंकि मेरे जहन में कुछ और संगीत बज रहा है, जो गद्दा है वो बहुत मोटा है। ऐसे गद्दे पे पहली बार जिंदगी में लेटना नसीब हुआ है। फिर उस खातून ने जो बात की उसके बाद मेरी जो हालत थी बड़ी ख़राब थी। मैंने गद्दे के ऊपर से चादर उतारी, तकिया उठाया और ज़मीन पर बिछाया, सोने की कोशिश की मगर नींद ना आई। बार बार आँख खुल जाए, मैं जंगले में से विंडो में से बाहर झांकने की कोशिश करूं, देखने की कोशिश करूं बाहर लोग क्या कर रहे हैं, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह हो गई। ज़मीन पर ही तकिया लगा हुआ था, ज़मीन पर ही चादर बिछी हुई थी और मैं सो नहीं पा रहा था। सुबह के तकरीबन 8 बजे होंगे कि बाहर से कुंडी बजी दरवाज़ा। तब मैंने चरखनी खोली और देखा कि वही खातून जो रात को कह रही थी कि मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाऊं,
वो मौजूद है वहाँ। अब मैं बहुत परेशान हूँ। उसने मुझसे कहा नीचे चलिए, नाश्ता कर लीजिए। तो मैं नीचे पहुँचा, वो आगे आ गया और मैं पीछे पीछे। जीने से जब नीचे आना हुआ, बड़े बड़े चारपाइयाँ होती, बड़ी बड़ी थी वो, ऊंची, तो आपने देखी होंगी, थोड़े जमींदार लोगों के घरों पे जो होती है वैसी। क्योंकि जहाँ हम थे ये बड़े अमीर अच्छे लोग थे। नीचे आना हुआ, अब जो भी मुझे नज़र आ रहा था मैं उसकी तरफ देखता था। उसे देखने के बाद अगर वो मुस्कुरा भी रहा है तो मैं ये सोचता था कि शायद इसे भी पता है, इसने इनको भी बता दिया है। जो बात रात हुई थी वो, उसकी भाभी तो मुझसे बड़ी फ्रैंक, थोड़ी देर बाद ही हो गई थी जब हम पहुँचे थे। वो कोई मुझसे बात कर रही हैं तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इनको भी बता दिया इसने। अब मैं बड़ा परेशान हूँ और डरा हुआ इस बात से कि मेरी माँ को पता ना हो। नाश्ते से पहले मैं नहाने के लिए गुस्लखाने में दाखिल हुआ। अंदर से चरखनी लगाई, जो किवाड़ थी उसमें जो तख्ते थे उनके दरमियान में दराज थी। तो मैं अंदर दाखिल होकर के जा करके नहाने से पहले उसकी दराज में से बाहर देखता रहा, कौन क्या कैसा नज़र आ रहा है। और जो भी था, जो भी दिख रहा था, मैं ये महसूस कर रहा था कि इसे भी ये बात पता है कि इसने इन्हें भी कह दिया है कि मैंने। मैं बहुत ही टेंशन में। नहाने के बाद बाहर आना हुआ और फिर एक बड़े से तख्त पे नाश्ता लगा हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, पराठे थे, ऑमलेट थी, स्लाइस, मक्खन, जैम और कई सारे सामान। सब लोगों ने एक साथ बैठ कर के नाश्ता किया। नाश्ता करते वक्त भी मैं देख रहा था और ये महसूस कर रहा था कि जो भी कोई था, कैसे भी मालूम है इसने इसको भी कह दिया शायद। नाश्ता करने के बाद मेरी हालत जो थी वो ऐसी थी कि मैं अपनी माँ के पास बैठ करके बार बार किसी छोटे बच्चे की तरह उनसे कह रहा था कि अम्मी चलो, अम्मी चलो। और हम वहाँ से चले भी आए। ज़िंदगी ऐसे ही होता है लोगों के साथ, इंसानों के साथ। जो हकीकत है वो यही है। मैं बड़ा डरा हुआ था। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। उसका ये कहना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी सब। और मैं अपनी माँ के सामने कोई बात कह सकता, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। हमारी जो दुनिया थी, आज की नहीं, जो हमारी थी वो ऐसी ही थी।
कि जब गुलवानों ने कदम रखा 16वें वर्ष में तो मर्दों ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। शुक्रिया आप सभी का।